बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आम इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं जिन्होंने सीटें लेने का दावा किया है, कौमी असम्बली में उनकी मशावरत जारी है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास है वो शुरू हो चुका है, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि किस तरह से हुकूमत बनाई जा सकती है, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इसलिए कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि शायद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो एक फार्मूला जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमादा हो सकती है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए और सदर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नामजद शख्स लिया जाए, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, मियाँ नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ हो। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो ऑफ़र्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई हैं वो ये है कि सदारत का ओहदा जो है वो भी दिया जा सकता है। साथ साथ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी देने की जो दावत है वो दी गई है। लेकिन ये तमाम बातें जो है ज़राए का कहना है, पार्टीज़ जो हैं वो इन तमाम इस किस्म की प्रपोजल से तरदीद कर रही हैं। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और साथ साथ उन्होंने सियासत से किनारा कशी का भी ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में जो कुछ मुल्क के लिए कर सके करते रहेंगे, लेकिन सियासत में मौजूद नहीं रहेंगे। एक बड़ा फ़ैसला है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुनहरिफ अरकान जो कि पार्टी से अलग हुए थे उन्होंने बनाई थी, और न सिर्फ पंजाब में बल्कि उसके साथ साथ सिंध में महमूद मौलवी जो सिंध के सदर, अली जुनैद जो जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने इस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। और बहुत से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ थे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए थे। और उसके बाद फिर परवेज़ खटक की जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई थी। लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों पार्टीज़ जो हैं किसी किस्म का कोई नतीजा देने में नाकाम रही हैं। इसके अलावा एक और पार्टी जमात इस्लामी, जिसके अमीर सिराजुल हक ने आज मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया और इलेक्शंस में नाकामी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली। तो ये दो इस्तीफ़े जो आज के दिन आए हैं पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल की तरह आए, इसलिए कि एक तरफ इन दो इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी रहा, दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान अपनी सीट से दस्तबरदार हो गए। PS 129 जहाँ से वो कामयाब करार पाए थे फॉर्म 47 के मुताबिक। लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ही कहना था कि जी PS 129 पे गो के उनको कामयाब करार दिया गया 26,000 कुछ वोट्स के साथ, लेकिन असल में उन्होंने 30,000 वोट हासिल किए। लेकिन उनसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले वो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। यही वजह है कि उन्होंने इस सीट से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जिसके हक़ में उन्होंने दस्तबरदार होने का ऐलान किया है वो इस सीट से दूसरे नंबर पर मौजूद नहीं है फॉर्म 47 के हिसाब से। तो क्या कानूनी तौर पर अगर कोई शख्स अपनी सीट से दस्तबरदार होता है तो ऐसे शख्स को ये सीट मिल सकती है जिसको वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुबैना तौर पर वोट हासिल किए हैं फॉर्म 45 के हिसाब से? इस पर भी हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस वक्त हुकूमत साजी जो है वो एक तरफ जिसमें कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना टिकट पे या एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट के साथ पाकिस्तान आम इलेक्शंस में उन्होंने इंतखाब लड़ा था, उनमें से काफ़ी लोगों के एक तरफ तो 4 से 5 लोग जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये दावा है कि 10 से 12 आज़ाद अरकान उनके भी राब्ते में हैं जो कि वक्त आने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से बात करेंगे। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि कराची में कल के रोज़ TLP, PTI और जमात इस्लामी की जानिब से जो है मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी रहा। और अब ये धरने जो हैं ये थोड़ा सा तूल पकड़ रहे हैं, यानी एक तरफ कराची और दूसरी तरफ मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है वो एहतजाज किया गया है। मुबैना तौर पर जो इलेक्शंस में या जिस तरीके से फॉर्म 47 जारी किए गए उनके हवाले से जो खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं उस हवाले से ये एहतजाज जो है ये जारी है।
इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी कराची के जनाब एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। उनको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। जी सैफुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और हाफिज नईमुर रहमान ने जो है वो आज अपनी सीट से दस्तबरदारी का ऐलान किया है PS 129 की, और बकौल उनके फॉर्म 45 पे के हिसाब से उनके पास भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। सर, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या उनके दस्तबरदार होने से ही सीट डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार को मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मसला ये है कि हमारा एक मौक़िफ़ शुरू दिन से रहा है कि हमें कोई भी नाजायज सीट नहीं चाहिए, ना कोई नाजायज फेवर चाहिए। शुरू दिन से हम जिससे भी मिलते रहे, बात करते रहे, हमारा मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हर जगह ये रहा कि हमें कोई नाजायज फेवर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो। सीधी सारी बात है। इस इंतखाबात के बाद भी हमने कोई दावा झूठा नहीं किया कि ये सीट जो सीट हमारी नहीं थी, उस सीट को हमने लेने के लिए कोशिश नहीं की। हाफिज नईमुर रहमान साहब की जो सीट थी, उस पर जब कल हमने बैठकर फाइनल कंपाइल किया, फाइनली उसको जो फॉर्म 45 थे, हालांकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान कर दिया था उनकी जीत का, लेकिन हमने जब देखा तो हमें पता लगा कि उनके तकरीबन हाफिज साहब की वोट 1000 के करीब कम बनते हैं। चनाचा जमात इस्लामी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारे नज़म ने सबने मिलकर ये फैसला किया कि किसी तौर पर भी हमारे लिए जायज नहीं कि ऐसी कोई सीट जिस पर किसी दूसरी पार्टी के वोट ज्यादा बनते हो उसको हम अपने पास रखें। इसकी कानूनी रिपरकेशंस क्या होती हैं और किस तरीके से इस पर अमल होगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल तो ये चीज तय कर ली गई है कि इस सीट को हम नहीं रखेंगे। अगर दोबारा इलेक्शन होता है इस सीट पर, ज्यादा से ज्यादा ये होगा दोबारा इलेक्शन होगा इस पर, और दोबारा फिर देखेंगे, लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, तहरीक इंसाफ भी लड़ेगी और दूसरी पार्टियां भी लड़ दें। लेकिन देखिए इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो चीज सामने आई है वो ये है कि हाफिज नईमुर रहमान तक को अगर जाली सीट देने की कोशिश की गई तो बाकी जगहों पर क्या मामला हुए। देखिए MKM के हवाले से जो हमारे साथ सर, अच्छा सर, यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ जब आप सीट छोड़ रहे हैं तो क्या इस सीट के हवाले से आप खुद माशाल्लाह माहिर कानून है, कोई इस सीट के नताइज को चैलेंज किया गया? इसलिए कि पहली दफ़ा होगा कि जीते हुए कैंडिडेट के हवाले से बाकायदा तौर पे कोर्ट में इस सीट के नताइज को चैलेंज किया जाए, जो कि तरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर देना, सर सियासी स्कोरिंग तो बहुत अच्छी है कि आपने कहा कि जी रिजल्ट सही नहीं है और आप ऐलान करते हैं। कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की गई सर? देखिए इसमें नताइज तो जाहिर है कि जो भी अफेक्टेड पार्टी है ना उसको करना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में PTI की जो साथी हैं उनको चैलेंज करना चाहिए और हम कोर्ट में इसको सपोर्ट देंगे कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और जालसाजी की गई है। लेकिन कहीं ये तो मुमकिन, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप चैलेंज ना करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर वोटों में मसला है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में, तो चाहे आप जीते हुए हैं, आप चाहें तो ये दरखास्त तो लगा सकते हैं कि जी इस रिजल्ट को कलअदम करार दिया जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वोटों में फर्क है, इसको फॉर्म 45 के हिसाब से स्क्रूटनाइज करा के दोबारा इसको इशू किया जाए। क्या ये दरखास्त आप नहीं दे सकते कानूनी तौर पे? जी डॉक्टर साहब, मैं सुन लें मेरी बात को। इसमें हम ये कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन को ये खत लिख रहे हैं कि ये गलत नतीजा ऐलान किया गया है, लिहाजा इस नतीजे को जो है खत्म किया जाए और दोबारा फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती की जाए और जो जीता हुआ कैंडिडेट उसका ऐलान कर दिया जाए। तो ये खत तो हम लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार के अंदर है कि वो जीते हुए कैंडिडेट की तरफ से जब खत जाएगा तो उम्मीद ये है कि अगर कोई भी हिस्स उसके अंदर बाकी होगी तो इसका नोटिस ले लेगा। सर उसकी देखें वजह ये है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था चूंकि आप बहुत ज़्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर सके, इसलिए हाफिज नईम साहब अब अपनी जो तवज्जो है वो KMC की जानिब मबजूल करेंगे। और ये पहले ही से कहा जा रहा था कि बहुत मुमकिन है कि हाफिज नईम साहब इस सीट को छोड़ दें और वो दोबारा से KMC के ऐवान में जो है वहाँ जदोजहद करें मेयरशिप के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है सर? नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद सी बात है। जाहिर है अगर हाफिज नईम साहब सूबाई असम्बली के मुंतखब हो जाते रुकन सही तरीके पे तो सूबाई असम्बली के अंदर जाहिर है एक बहुत बेहतर रोल अदा कर सकते थे वो। और KMC का जो ऐवान है जाहिर है वो जो मुश्ती बाजार जिस तरह बना रहता है और जो उसकी हैसियत कर दी गई है जाली सीटों के जरिए से, तो बाहर के वो अपनी जगह है। लेकिन हाफिज साहब अगर सूबाई असम्बली में पहुंचते तो एक अच्छा रोल अदा करते
सर आप नहीं समझते कि पीटीआई के वो अरकान जो उस इंतखाब के दिन एब्सेंट हो गए थे, गैर हाजिर थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में सीटें हासिल करने की वजह से कुछ मुस्तहकम और मजबूत पोजीशन में होंगे? अगर वो आपके साथ जिस तरह आप एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, हाफिज साहब ने कहा कि जी मैंडेट के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आवाज़ उठाएंगे, ये जो सीट छोड़ने की मिसाल है, ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, क्योंकि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अभी कानूनी तौर पे या बाज़ाब्ता तौर पे कोई चीज़ जो तरीका होता है सीट को चैलेंज करने का, नताइज चैलेंज करने का, वो नहीं किया जा रहा। आप कह रहे हैं ख़त लिखेंगे, वो एक अलग चीज़ है कि ख़त लिखा जाए और वो ख़त पब्लिक किया जाए, तमाम चीज़ें पब्लिक के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो एक तरीका होता है वो इख्तियार नहीं किया जा रहा। लेकिन सर क्या आप नहीं समझते कि अब केएमसी में आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तहकम पोजीशन में आ जाती है, चाहे वो ऐवान में अपोजिशन में ही क्यों ना बैठे? देखिए केएमसी में तो हमारी पोजीशन पहले भी मुस्तहकम थी, अभी भी मुस्तहकम है। हमें बीच में भी पेशकश की गई थी इस तरह की, कुछ जोड़ तोड़ करके आप मेयरशिप ले लें, लेकिन हमने किसी सूरत में इस चीज को कबूल नहीं किया कि बैकडोर से कोई चीज हम तय करके इस तरह की चीज ले लें। तहरीक एतमाद के जरिए तो सर अब आ सकते हैं ना, आपके पास एक फ्रंट डोर तो मौजूद है ना। लेकिन तहरीक एतमाद से पहले अगर कोई स्क्रिप्ट उसका लिखा जा रहा हो तो उस स्क्रिप्ट के तहत कार्रवाई करना मुनासिब नहीं होता। इसी तरह जिस तरीके से मौजूदा इलेक्शन का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था नजर आता है और उसके मुताबिक सारी की सारी चीजें की गई है, बिलखसूस कराची के साथ जो ज्यादती की गई है कि कराची में तो 90% से ज्यादा सीटें स्क्रिप्ट के मुताबिक तकसीम कर दी गई है। एमक्यूएम के लोग शुरू दिन से ये कहते नजर आ रहे थे कि 14 सीटें कराची में हमको मिल जाएंगी। सर तो वो तो स्क्रिप्ट के लिहाज से आपको भी सीटें दी गई हैं, ऐसा रहा है, जो हाफिज साहब की सीट भी स्क्रिप्ट के मुताबिक दी गई ना सर आपको? स्क्रिप्ट के मुताबिक एक सीट तो नहीं बनती थी ना, फिर तो अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक सीटें बनती तो कुछ थोड़ी ज्यादा बन जाती। अगर ज्यादा मिल जाती तो फिर मेरे ख्याल में आपकी तरफ से एहतजाज नहीं होता। लेकिन देखिए हम उस स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चल रहे हैं ना। अगर उस स्क्रिप्ट में हमारी एक सीट लिखी हुई थी उन्होंने और उन्होंने दे दी, हमने तो वो भी वापस कर दी, सही है ना। तो ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हम नहीं चलना चाहते। वो पहले एक सीट थी, अब आपकी 2 सीटें कर दी, मेरे ख्याल में 100% का इजाफा कर दिया पहले से। चलिए वो उसको इजाफे को हमने शुक्रिया के साथ उनको वापस कर दिया। हमारा तो देखिए मुतालबा सिर्फ सिंपल ये है कि जो वोट का तकद्दुस जिस तरीन तरीके पे मजरू हुआ है, हाँ। और नौजवान नस्ल जिस तरह मायूस हो रही है कराची के अंदर बिलखसूस, और हमारे साथ आने वाले वो हजारों नौजवान जिन्होंने इस इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, अब वो हमसे पूछते हैं कि आप बताइए कि इन इंतखाबात का फायदा क्या है। अच्छा चले सर मुझे बताएं, आपकी माशाल्लाह रिसर्च आपकी जमात की अच्छी है और आपके पास मैन पावर वर्कफोर्स भी मौजूद है। फॉर्म 45 के हिसाब से कराची में जो आपने रिसर्च की होगी, आपके ख्याल से, आपके हिसाब से, जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं, कितनी सीटें आप जीत रहे थे या टोटल आपको कितने वोट पड़े हैं सर? अच्छा इसमें देखिए सूरत हाल ये बनी कि चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 नहीं दे रहे थे, सही है ना, और रात के 4-4, 5-5 बजे तक खवातीन की बड़ी तादाद जो पोलिंग स्टेशन से बैठी हुई थी, उनको फिर हमने जब देखा कि ये जानबूझकर उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर फराहम नहीं कर रहे, तो हमने उनको फिर रवाना कर दिया। ठीक है, इसमें आज तक या कल तक कह लें कि रात तक हमने जो 100% जिसकी हमने कैलकुलेशन की थी, तो हमने ये तय किया है अपने जो भी जमात इस्लामी कराची है कि जिसकी 100% कैलकुलेशन होगी उसका हम दावा करेंगे और उसके लिए हम आगे भी बढ़ेंगे। कल तक 6 नशिस्तें जो सूबाई की थी, उसके अलावा जो जीती हुई हमारी वहाँ की है कोरंगी की, उसके अलावा या हाफिज नईम को जो दे दी, उसके अलावा हमने जो 6 नशिस्तें हैं उसका हमने दावा भी किया। ये सब सूबाई हैं। अच्छा कौमी असेंबली पे आप नहीं समझते किसी सीट पे कामयाब हो सके? कौमी असेंबली की मेरे ख्याल में कैलकुलेशन ही हमारी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन हमारे ख्याल में पीटीआई को बहुत एज हासिल है कराची के अंदर, और एमक्यूएम की जितनी सीटें हैं वो 100% वो हैं जो पीटीआई को मिलनी चाहिए हैं और पीटीआई की बनती है। एमक्यूएम की जो सीटें हैं उससे एमक्यूएम को जो वोट मिले हैं वो इतने भी वोट नहीं है कि वो उसके मुताबिक एक यूनियन कमेटी जीत सके। अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपका क्या ख्याल है, जो उसको 8 सीटें मिली हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में कम से कम 3 से 4 सीटें जालसाजी से दी गई हैं। ना उनकी सीट डिफेंस की बनती थी, ना उनकी सीट लियारी की बनती थी, और इसी तरीके से जो एक सीट और दी गई है। सर लियारी की आप कह रहे हैं, लियारी की सीट पे तो हमने वहाँ जो सर्वेज देखे हैं, जो लोगों से बातचीत देखी, वो कहते हैं हम तो दादा परदादा के जमाने से पीपल्स पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं, किसी और को दे ही नहीं सकते। असल में यही हमारी गलतफहमी है ना, हम लियारी को एक खास पर्सपेक्टिव में देखते हैं, एक खास हिस्से में देखते हैं और कुछ खास लोगों के साथ नची करते हैं। ऐसा नहीं है, लियारी की सीट बहुत बड़ी सीट है, उसमें बहुत बड़ी आबादियां मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाली मौजूद हैं। पिछली दफा भी वहां पर पीटीआई के कौमी असेंबली के रुकन जीते थे और नीचे सूबाई पर टीएलपी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की पोजीशन सूबाई पर बहुत मजबूत थी
और ऊपर कौमी के ऊपर जो है पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हो गए थे, लेकिन बाद में ये सीट नबील कपूर साहब को दे दी गई है। अच्छा सर, मुझे एक बात आपसे जानना चाहूंगा, फॉर्म 45 की बुनियाद पे जो लोग दावा कर रहे हैं कि जी फॉर्म 45 की बुनियाद पे इलेक्शन को अनाउंस किया जाए और तमाम चीजें की जाएं, सर 4 हल्के मानी पीटीआई खुलवाना चाह रहे थे, 4 साल लग गए थे। आप समझते हैं कि ये जो रिजल्ट चैलेंज किए जा रहे हैं, ये इतने जल्दी ये मुकदमात फैसल हो जाएंगे कि रिजल्ट्स जो हैं वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आ जाएं, या जो लोग इस वक्त मेजॉरिटी में वो माइनॉरिटी में चले जाएं? मुमकिन होगा सर? एक बहसियत, मैं इस वक्त आपसे एक पार्टी के उहदेदार की तौर से नहीं, मैं आपसे बहसियत वकील की ये बात पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, देखिए अगर नीयत मौजूद होना करने की तो कोई मसला नहीं है। फॉर्म 45 कोई ऐसी उनका चीज नहीं है कि वो हासिल ना हो। देखिए होता क्या है, फॉर्म 45 फर्ज कीजिए एक उसमें 300 पोलिंग स्टेशन है ना सर, वो तो देखें सबकी पूरी कौम की समझ में आ गया है कि पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं एक पोलिंग स्टेशन पे, वहां से जितने वोटों की गिनती होती है तमाम पोलिंग एजेंट्स की साइन होती है, फॉर्म 45 इशू कर दिया जाता है, ये फॉर्म 45 ईएमएस पे जाता है डीआरओ के पास, डीआरओ इसको कंपाइल करके फॉर्म 47 बनाता है और इलेक्शन कमीशन। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दूं ना जी, कि आप कह रहे हैं कि वो मुमकिन है कि बहुत आसानी से मुमकिन है। आप जो तमाम सियासी पार्टियों से मौजूद थी ना उनको बुला के बिठा लें, सबके पास जो कॉमन फॉर्म होंगे ना उसको आप देख लीजिए, समझे। एक फॉर्म आपको जाली मिलेगा उसमें जिसके मुताबिक मौजूदा उम्मीदवारों को डिक्लेयर किए गए कामयाब। फॉर्म 47 के मुताबिक जो जाली फॉर्म बनाए जा रहे हैं वो जाली है। सर ये आपसे आपकी जानिब से भी कहा गया कि जाली फॉर्म बनाए जा रहे हैं, कितने ऐसे हल्के होंगे या कितने ऐसी पोलिंग स्टेशन होंगे, मैं अगर आपसे पूछूं, जहां से फॉर्म 45 इशू ही नहीं किया गया, वक्त ताखीर कर करके फॉर्म 45 दिया ही नहीं, क्योंकि वहां तो फिर कोई सबूत ही नहीं है ना? जी मेरे ख्याल से 30% के करीब हल्के ऐसे होंगे कि जहां पर फॉर्म 45 इशू नहीं किया गया या हमारे पास नहीं होगा तो किसी दूसरी से। देखिए हुआ ये था कि जैसे हमारी खवातीन बैठी हुई हैं, किसी और के मर्द बैठे हुए हैं, किसी और की खवातीन बैठी है ना, तो हमने कहा कि भाई हम जा रहे हैं आप बैठिए, सही है ना। या कोई कमजोर आदमी बैठा था या कोई बीमार था, उसको कहा भाई आप चले जाए, तो इस तरह है। लेकिन मिल मिलाकर काफी मतलब अगर आप टीएलपी पीटीआई सब इकट्ठा हो जाएं तो फिर मुमकिन है कि 100% फॉर्म्स जो हैं 45 रिकवर कर लिए जाए। मैं एक और बात ये कर दूं ना, आप 100% भी छोड़ दें, मैं कहता हूं आप सिर्फ 70% ही को रख लें, 70% को रख लें, उसको आप देख लें तो उसमें भी जो जीतने वाले उम्मीदवार पीटीआई के हैं या जहां जमात इस्लामी के हैं उनके वोट इतने ज्यादा निकलेंगे कि जो एमकेएम के असल वोट है ना उससे बहुत कहीं ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये मसला नहीं है सर, ये सर मसला ये है कि कोई इंसाफ देना चाहता है, कोई इंसाफ को तलाश करना चाहता है कि नहीं। सर आपकी जो दूसरी सीट है जो कोरंगी से आप जीते हैं, उसमें फॉर्म 45 की क्या पोजीशन है? वो रियल फॉर्म 45 और फॉर्म 47 सेम है वो या उसकी गिनती में भी फर्क है? असल में वहाँ की आरओ एक खातून थी और बहुत ही बाज़मीर खातून थी, उन्होंने जारी कर दिया, उन पर बहुत दबाव डाला गया और बहुत उनको बुरा भला कहा गया कि आपने क्यों जारी किया है, लेकिन बाहर के उन्होंने जारी कर दिया था, इस वजह से फिर वो एक सीट तो बच गई हमारी। नहीं वो 100% बिल्कुल फॉर्म 45 के हिसाब से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उसमें कोई फर्क नहीं है, आप कहने बाकी सीटों में फर्क है, वो जो सीट है वो ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है सर। अब बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि अब क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है? अब इलेक्शंस हो गए, सारी चीजें हो गई, इलेक्शन नताइज आपके सामने, क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है? देखिए ये तो बात ये है कि इन जो नताइज हैं ये तो मुस्तकिल पाकिस्तान में बेईमानी का एक धंधा है ना जो लगा हुआ है और ये इस तरह मैनिपुलेट किए जाते हैं। इसका हल तो सिर्फ एक ही है कि वो जद्दोजहद और हम मजीद जद्दोजहद करें, तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी हमने सोचा यही है कि इस मामले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और किसी तौर पर भी देखिए एक ही है कि आप मान लें, हम मानेंगे नहीं इस बात को और इसके लिए जिस कदर कानूनी जद्दोजहद हो सकती है, जितनी सियासी जद्दोजहद हो सकती है उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी भी सब मीटिंग चल रही थी हमारी जिससे मैं उठकर आया हूँ। तो सर क्या अच्छा एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा सर, क्या सिराज साहब को जो है उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, उनको मनाया जाएगा कि वो इस्तीफा वापस ले लें? देखिए अच्छा सिराज साहब ने ज़ाहिर एक बहुत बुलंद इखलाक होने का सबूत दिया है और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कामयाबी जिसकी वो तवक्का कर रहे थे वो नहीं मिल सकी जमात को, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जाहिर है उनसे दरखास्त की जाएगी कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि पूरी जमात ने जाहिर है जो भी इलेक्शन मिलकर लड़ा है सबकी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी। लेकिन अब यहाँ सर दो बातें आ जाती है ना, एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन सिराज साहब के तो अपने इस्तीफा देने की वजह से अब इलेक्शन कमीशन वाली बात तो
आसान भी हो जाएगी ना सर, अगर एक पार्टी का सरबराह। डॉक्टर साहब आप असल में डॉक्टर साहब आप देखें ना, एक चीज को आप हर समझने की कोशिश करें, वो ये है सर मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो आपसे तिफले बकता हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब एक पार्टी का सरबराह सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है तो उसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया। पार्टी की नाकामी की जिम्मेदारी पार्टी होते दौरान पार्टी की वजह से हुई। डॉक्टर साहब आप यही तो नहीं समझ रहे हैं ना, हम अपने लिए नहीं रो रहे, हम तो इसके लिए रो रहे हैं कि भाई किसी और पार्टी को भी सीट मिल रही थी तो उसको देनी चाहिए। कराची में हम जो लड़ रहे हैं एक्सरियत जो सीटें हैं पीटीआई की हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। आप पीटीआई का मुकदमा लड़ रहे हैं? हम कह रहे हैं पाकिस्तान में भाई शिफाफ करो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं पाकिस्तान में। तो सर ये सिराज साहब के लेवल पे बानी पीटीआई या बड़े लेवल पे कोई कराची वाले ये बात कर रहे होते हैं सर, आपकी मरकजी जो जमात है वो ये बात नहीं करती। सिराज साहब खुद पीटीआई के लिए कुछ नहीं बोलते, आप लोग कराची में पीटीआई के लिए, ये क्या वजह है सर, तजाद क्यों है ये? नहीं तजाद नहीं है। सिराज साहब ने देखिए सारे सिराज साहब पूरे पाकिस्तान को देख रहे होते हैं, लेकिन सिराज साहब ने दूसरे ही दिन इलेक्शन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कराची का इशू उन्होंने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में टेकअप किया था। इशू खाली कराची का तो नहीं है ना, पूरे पाकिस्तान का है ना सर, नेशनल असेंबली की सीटों का मसला है। सिराज साहब ने कोई बयान बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं दिया है, कराची की जानिब से तो बाकायदा धरनों में कहा जा रहा है कि जी हम पीटीआई का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ये बहुत तजाद है सर जमात इस्लामी कराची और मरकजी जमात इस्लामी में। नहीं तजाद कोई नहीं है। देखिए कराची में चूंकि बिल्कुल स्पेसिफिक मामला है, कराची में मामला ही सिर्फ दो जमातों के दरमियान है, पीटीआई और जमात इस्लामी, हम दोनों ही कंटेस्ट कर रहे थे। तीसरा जो ये फरीक निकल के आया ना, तीसरी मखलूक, ये तो थी ही नहीं कहीं पर बीच में, यहाँ तो मुकाबला ही जमात इस्लामी और पीटीआई का था, समझा ना। पीटीआई भी ये समझती है और हम भी ये समझते हैं। एमकेएम तो अपना वजूद खो चुकी थी, लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो हमने बावजूद इसके कि हमें पता है कि वो वोट जो कॉमन वोट था वो पीटीआई को गया था, उनकी सर इससे कहीं बेहतर तो ये रहता कि पीटीआई वाले उम्मीदवार आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ लेते, अगर कोई ऊपर की सतह पे कोई बातचीत हो जाती, सीट एडजस्टमेंट हो जाती तो बड़ी आसानी हो जाती, ना कोई आजाद रहता ना कोई पीटीआई वाला रहता। और ये तो हर पार्टी का अपना मसला है ना कि वो टिकट पे लड़ती है, लड़ा नहीं लड़ा। असल तो इशू इस वक्त ये है कि जो इलेक्शन हुए हैं वो इंतहाई नाकिस हुए हैं, बदकिस्मती की गई है, रिग्ड इलेक्शन है, इसका हल क्या निकाला जाए, असल मुद्दा ये वाला है। इसकी बुनियाद पे जो भी हुकूमत पाकिस्तान में बनने जा रही है वो उन लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत होगी जो हकीकी नुमाइंदा नहीं है, रिग्ड इलेक्शन के जरिए आए हैं, जाली इलेक्शन के जरिए मुंतखब हुए हैं। सीधी सी बात। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन रहनुमा जमात इस्लामी कराची एडवोकेट सैफुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से, जहां एक तरफ मुख्तलिफ पार्टियों की अपनी जो सीईसी उनका इजलास जारी है, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसके साथ साथ पार्टियों में मुशावरत भी चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ हलकों में नताइज को चैलेंज किया जा रहा है। और ये इन नताइज को जिनको चैलेंज किया जा रहा है इनको फॉर्म 45 की बुनियाद पे चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फॉर्म 45 की बुनियाद पे जो नताइज चैलेंज हो रहे हैं उनके नताइज बहुत जल्दी आ जाएंगे, या पहले की तरह जो 4 हलके जिनका ऑडिट कराने के लिए 4 साल लग गए थे, क्या उतने ही टाइम लगेगा या ये फैसले जल्दी भी हो सकते हैं? दूसरी जानिब तमाम हलके जो हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशवीश भी है, लेकिन वहां पे सबकी जानिब से अब तक उनको चैलेंज नहीं किया गया है, इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस प्लीड कर रहे हैं। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि खुद भी इनको टिकट मिला था लेकिन उन्होंने सरेंडर किया। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वेलकम बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का सिलसिला चल रहा है, दूसरी जानिब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल आपके या आपकी पार्टी कहती है कि वो टिकट होल्डर हैं, जीते हैं, उनका सिलसिला जारी है कि मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। आपने कहा था कि नहीं जी वो पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते इसलिए कि टिकट होल्डर हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं सर, मीडिया पे आ रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग क्लेम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फैक्ट्स जो नजर आ रहे हैं उसमें बिल्कुल जिन लोगों ने हल्फ लिए थे वो भी इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर मैं बड़ा स्ट्रिक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन के ऊपर स्टैंड कर रहा हूँ कि अगर ये लोग पार्टी स्विच ओवर करते हैं
तो मेरे ख्याल में आर्टिकल 63A मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने अपने टिकट जमा करवाए थे। मैं ये समझता हूँ कि उन पर आर्टिकल 63A अप्लाई करेगा और ये स्विच इस तरह से करने की वजह से वो अपनी ये मॉरल अथॉरिटी असेंबली में बैठने की वो लूज कर देंगे और लिहाजा मेंबर पार्लियामेंट के नहीं रह सकते। मुझे तो कानून के अंदर ये क्लियर कॉन्सिक्वेंस जो है वो नजर आ रहा है। अलबत्ता बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी राब्ते जो हैं तेज हैं, जारी सारी हैं और हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है या जिसको इस वक्त के हिसाब से मैं कह दूं तो डोंकी ट्रेडिंग जो है वो जोरों शोर पर है और वो नून लीग और पीपल्स पार्टी उसके अंदर बड़ा थोरोली इंगेज्ड है। मगर इन चीजों को मेरे ख्याल में जो है वो तमाम पार्टियों को, तमाम सियासी वर्कर्स को कंडेम ही करना चाहिए। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यानी ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बुनियाद पे चैलेंज किए जा रहे हैं नताइज, क्या तरीक़ाकार होता है, कितना टाइम लग जाता है नॉर्मली अगर इसमें कोई फैसला आता है तो? देखिए, आज तकरीबन कोई 27 पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में कराची के हद तक जो है वो प्रेफर हुई थी और उनमें से 10 में मैं अपेयर हो रहा था। मामला इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों के फॉर्म 45 जो हैं वो मैच हो रहे हैं और जब उनको टैली किया जाता है तो बहुत ही नॉन सेंसिकल तरीके से जो है वो नजर आता है कि फॉर्म 47 बनाया गया है। मिसाल के तौर पर NA 238 हलीम आदिल शेख साहब का जो हल्का है वहां पे तकरीबन फॉर्म 45 के हिसाब से 65,000 की लीड है, मगर जब आप आते हैं फॉर्म 47 पर तो MQM जो है वो विक्ट्री उनको नजर आती है मिलती हुई। इसी तरह NA 236 पे तकरीबन 1,40,000 वोट जो है वो पड़ता है और उसके बाद जब फॉर्म 47 आता है तो उसके अंदर कुल वोटों की तादाद जो है वो 1182 होती है। यही हाल जो है वो बाकी तकरीबन तमाम हल्कों का, बेशक वो NA 247 हो, 248 हो, NA 230 हो, NA 231 हो, तमाम हल्कों का यही हाल है। तो ये अब बेसिकली जो इस वक्त मेरे ख्याल में जो डिमांड होनी चाहिए और इनफैक्ट जो डिमांड हमारी है वो ये है कि ये जो फॉर्म 47 है ये प्रोविजनल रिजल्ट होता है, इसमें भी हमारी मौजूदगी में कंपाइल होना होता है और हम लोग आरओ के दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे। मैं चूंकि इलेक्शन सेल का हेड था, मेरे क्लियर डायरेक्शन थे अपने तमाम कैंडिडेट्स और इलेक्शन एजेंट्स को कि आपने आरओ के दफ्तर में 5 बजे चल के बैठ जाना है और तमाम लोग वहां मौजूद थे, मगर पुलिस और रेंजर्स के कंटिजेंट्स आए और उठाकर उनको बाहर फेंक दिया गया। और फॉर्म 48 जो उसके बाद कंसोलिडेशन आती है वो तो नोटिस देना होता है कैंडिडेट को कि आप या आपका इलेक्शन एजेंट इतने बजे दिन में यहाँ पर पहुंच जाए क्योंकि कंसोलिडेशन होगी। कोई नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि जिसने जाने की कोशिश की उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि आपके जो मीडिया के दोस्त हैं उनको भी बाहर ही रोक लिया गया। तो हमारा इस वक्त तो सिर्फ इतनी सी बात है कि फॉर्म 45 टैली हो जाए फॉर्म 47 के साथ हमारी मौजूदगी के अंदर, जो कानून हमें राइट देता है और जो कानून की रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में अगर बुलंद साहब ये एक्सरसाइज हो गई, चूंकि हाई कोर्ट ने आज नोटिस इशू कर और कल 11 बजे के लिए मामला रख ली है, अगर ये मामला हो जाता है तो मेरे ख्याल में तकरीबन जो है वो 22 में से 13 सीटें जो है वो तहरीके इंसाफ कराची से बड़े क्लियरली ले लेंगे। ठीक। अच्छा सर, मुझे एक बात ही बताइएगा कि यानी जिस तरीके से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स भी ऐलान कर रहे हैं, हमने देखा लाहौर से एक कैंडिडेट ने ऐलान कर दिया कि जी सीट उनकी नहीं थी और उनको दी गई। आज हाफिज नईम साहब ने अपनी सीट PS 129 की छोड़ दी और ये कहा कि नहीं जी वो PTI वाले जीत गए थे। तो सर ये बयानात और ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे तो अच्छी लगती हैं, कानूनी क्या तरीक़ाकार होगा? कोई जीता हुआ कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ देता है लेकिन आपका कैंडिडेट सेकंड नंबर पे भी नहीं है, और वैसे भी अगर कोई फर्स्ट नंबर वाला सीट छोड़े भी तो सेकंड नंबर वाले के पास जाती नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47। क्या तरीक़ाकार होगा सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिटर्न कैंडिडेट अगर सीट से रिजाइन कर देता है, ओथरा लेना तो एक अलग बात है, मगर अगर वो रिजाइन कर देता है तो वहां पर री इलेक्शन होगा। मगर मामला कुछ ऐसे है कि मेरे ख्याल में मैं हाफिज साहब को जो है मैं तो 36 गन सैल्यूट जिसको कहते हैं वो देता हूँ। एक बहुत बड़ा मोरल जो हाई ग्राउंड है वो हाफिज साहब ने लिया है
और मामला ऐसे ही है कि ज्यादातर सीटों पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लीड कर रही थी और जमात इस्लामी नंबर 2 पे थी, और बाकी सीटों पे जमात इस्लामी लीड कर रही थी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नंबर 2 पे थी। मगर जो जिन लोगों ने ये सब मैनेज किया और आरओज ने जिस तरह से मैनिपुलेशन, आज हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया उसको, जिस तरह से मैनिपुलेशन की, नंबर्स फर्ज किए, वैसे ही तमाम आरओज को 3-3 साल तो वैसे ही सजा है कानून के मुताबिक। बट अदरवाइज क्लियरली जो 4 या 5 हजार वोट ले सके पूरे हल्के से और 7वें नंबर पे थे MQM वाले, उनको नंबर 1 कर दिया गया और नंबर 1 और 2 वालों को नंबर 4 और 5 कर दिया गया। ठीक है, तो सर अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हो तो गया है, लेकिन अब इसमें क्या रेमेडी, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं जो आपके हक में दस्तबरदार हो रहे हैं, उसमें क्या रेमेडी आप लोग लेंगे या उनको क्या करना चाहिए इस सूरत में? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय कानूनी? बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। सीट छोड़ने से तो सेकंड नंबर वाले को सीट नहीं मिलती, बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में री इलेक्शन होगा। अलबत्ता जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्ली है और वो ये है कि फॉर्म 45 हमारी मौजूदगी के अंदर टैली होकर और फिर फॉर्म 47 इशू हो। अगर वो हो गया बुलंद साहब, तो बड़ा कैटेगोरिकली 13 सीटों पे इतने बड़े बड़े मार्जिन है, चूंकि उन 13 की 13 सीटों पे 65,000 से ज्यादा के मार्जिन है। मेरे ख्याल में वो 13 सीटें तो क्लियरली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बास्केट में आके गिर जाएंगी। अच्छा सर, ऐसे कुछ आज ये भी खबरें आई कि कुछ हल्के ऐसे हैं जिनमें सूबाई असम्बलियों की उन्हीं पोलिंग स्टेशंस में वोटों की तादाद जो है वो कम रही है, कौमी असम्बली में 20-20 हज़ार ज़्यादा रही है। ऐसी सूरत में क्या किया जाता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि 20,000 बैलेट पेपर लोग लेके अपने घर चले गए सूबाई असम्बली के। जी ऐसे ही है, और वो कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। ये जो फॉर्म 47 और 48 इशू हुए हैं, दे डू नॉट हैव एनी लेग्स टू स्टैंड ऑन। जब आप मतलब आप इसको देख लीजिए, वो एक लाहौर वाला NA 130 वाला तो बहुत ही मशहूर हो गया, जिसमें बाकी कैंडिडेट्स को एक भी वोट नहीं पड़ा, उनके प्रोपोजर और सेकेंडर्स ने भी नहीं दिया। और जब आप देखते हैं तो जो टोटल वोट्स पड़े हैं वो वैलिड वोट से ज्यादा निकल आते हैं। तो इसी तरह कराची के भी तमाम वैलिड वोट जो टोटल वोट से ज्यादा निकला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसी तरह जो यहाँ पर कराची के अंदर जो है वो यहाँ पर भी इसी तरह से हम जब एडअप कर रहे हैं चीजें, तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ 231 का एक ये बताऊं कि जो फॉर्म 47 इशू हुआ है उसमें जो कैंसल्ड वोटों की तादाद और सिर्फ MQM की तादाद को मिला ले तो आपके जो बैलेट वोट्स हैं उस हल्के के वो पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद पता नहीं कौन से जिन्नात हैं जो बाकी लोगों को वोट डालकर जो है वो चले गए हैं। तो मामला ये है कि चूंकि नंबर्स जो हैं वो फर्ज किए गए हैं, तो इट डज नॉट हैव एनी लेग्स टू स्टैंड ऑन। लिहाजा मेरा ओपिनियन ये था, और मैं जो हूँ समझता हूँ कि ये हमारे सिंध के हद तक जो है पार्टी के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल ये एक क्लैरिटी है कि इस वक्त अगर फॉर्म 45 टैली हो गए हमारी मौजूदगी के अंदर, तो आरओ के पास जो है कोई जगह नहीं रहेगी छुपने के लिए, और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी पार्टी और फिर जमात इस्लामी सेकंड पार्टी कराची से जो है। चलिए ठीक है सर, ये तमाम बातें आपकी बजाएं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करके गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए थी। 3-4 बल्कि 4 हो सकता है सूबे में बन जाती, साथ साथ विफाक में बन जाती, कन्फ्रंटेशन खत्म होती, लोगों को भी रिलीफ मिलता, बानी PTI को भी शायद रिलीफ मिल जाता। बजाय इसके मजीद कन्फ्रंटेशन करते, इस वक्त कुछ मफाहमत की सियासत कर लेनी चाहिए थी। क्या कहेंगे सर? ये बड़ी बाकायदा फिगर्स लोगों ने कोट किए कि जी KPK में इतने, KPK में तो आपकी हुकूमत है ही है, पंजाब में मिल जाए और वफाक में मिल जाए पीपल्स पार्टी और PTI, और फिर इस तरीके से करके तमाम जगहों पे मुस्लिम लीग नून को आप टोटली आउट कर सकते थे। देखिए नवाज लीग की जो मैं समझता हूँ कि एक एम्बैरेसिंग डिफीट थी, जो कि ह्यूमिलिएटिंग विन बन के सामने आई। मुझे जो नून लीग के अपने दोस्त यार मिल रहे हैं वो भी अपनी पार्टी से खुद परेशान है, और वो कहते हैं कि भाई कहीं मुंह दिखाने के हम तो काबिल नहीं है। ऐसी जीत के ऊपर जो हमें दिलाई गई है, सब सामने सबको नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो जो है, मैं बिलावल साहब की बात से एग्री करता हूँ इसके ऊपर कि खान साहब का जो स्टैंड है कि मैं तो चोरों से नहीं मिलता, मैं तो चोरों से नहीं मिलता, मेरे ख्याल में हमें उस बात पे खड़े रहना चाहिए। और इस जगह पर किसी भी इस
स्टेटस को की पार्टी से मेरे ख्याल में हाथ मिलाने से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कद है वो कम होगा। मेरे ख्याल में क्लियर कट पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, और मेरे ख्याल में उनको इस मैंडेट के ऊपर खड़े रहना चाहिए। अगर जो है वो सर यानी अब एक दफा फिर हम धरने, एहतजाज, एजिटेशन, ये तमाम चीजें देखेंगे और दूसरी तरफ हुकूमत बनती रहेगी। आप कोर्टों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो जंग करते रहेंगे। आप नहीं समझते सर लोग अब थोड़ा सा इस चीज से एग्जॉस्ट होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी मिल गए थे, अब किसी न किसी तरह गवर्नमेंट में आना चाहिए था? देखिए, लोग ख्याल तो यही था कि लोग एग्जॉस्ट हो गए हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिया है, सिंबल भी ले लिया है, लोग भी जेलों में डाल दिए हैं, ठीक ठाक पिटाई कुटाई भी लगा दी है, और जो है वो तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं। इद्दत केस में भी सजा दे दी है, तोशाखाना में भी सजा दे दी है, साइफर में भी सजा दे दी है। तो अब तो कौन वोट डालेगा? मगर पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह निकल कर वोट डाला है, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान के लोग एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, बल्कि ये जिस तरह से हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही गंदे हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तरीके से आपको अपना मोरल हाई ग्राउंड रखना चाहिए। मैंडेट इस चीज का मिला है कि ये जो मामलात हैं इनको आके ठीक करें। सर वो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कल रात बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जी वो एमक्यूएम से जो है ना वो परसों रात बल्कि उन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम से जो है ना बातचीत हो सकती है हुकूमत बनाने के लिए। सर ऐसा नहीं लगता कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है? एक तरफ एमक्यूएम आप पे इल्जाम लगाती थी मैंडेट चोरी करने का, आपके साथ ही मिल गई, आप एमक्यूएम पे मैंडेट चोरी करने का इल्जाम लगाते हैं लेकिन उसको हुकूमत बनाने के लिए साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। सर देखिए, वो अल्टीमेटली पार्टी क्या डिसाइड करती है, दैट इज ऑन टू देम, इट इज अबव माय। ये पार्टी चेयरमैन की डिसीजन यानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी क्या डिसाइड करेगी वो इंपॉर्टेंट होगा। मैं बैरिस्टर गौर साहब, सर वैसे डिफैक्टो पार्टी चेयरमैन हैं आपके बैरिस्टर गौर? जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि जाहिर है जो भी डिसीजन होगा वो एक तो खान साहब की अप्रूवल के बाद होगा, और जाहिर है पार्टी में मुशावरत के बाद होगा। पार्टी जो भी डिसाइड करती है टू कमेंट ऑन दैट इज अबव माय पे ग्रेड। मगर मैं ये बात सर वो आप लोगों के इलेक्शंस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसका क्या बना है सर, क्या कर रहे हैं उसके मैं लिए? उस पे आने से पहले बुलंद साहब पर्सनल सिर्फ अपना व्यू आपके सामने रख दूं कि मेरे ख्याल में हरगिज़ कतई एमक्यूएम से हाथ नहीं मिलाना। सर वो आप कह रहे हैं ना, आपके पार्टी चेयरमैन ने कह दिया, अखबारों में खबर लग गई, मीडिया चैनल्स पे आ गया, उनका सिर्फ एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी है जिससे शायद इत्तेहाद हो सकता है। ये बात आपके डिफैक्टो पार्टी चेयरमैन कह रहे हैं। जाहिर है अल्टीमेटली डिसीजन तो पार्टी का ही चलना है, मगर मैं एटलीस्ट समझता हूँ कि ये जो है एक अच्छी डिसीजन नहीं होगी, और हम मेरा ख्याल है कराची के लोगों को पेट्रे करेंगे अगर हम एमक्यूएम के साथ। सर चेयरमैन आपके बैरिस्टर गौर इलेक्ट हो गए दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन में? जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो अब शुरू होना है, और पार्टी जो है उसको नोटिफाई करेगी अकॉर्डिंगली। अब आपको पता है कि ये बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। सर पहले तो आप इलेक्शन से पहले ही करने जा रहे थे, सारी चीजें अखबार में इश्तिहार आ गया, सारी चीजें हो गई जी, और उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि इसको 8 फरवरी के बाद किया जाए। मेरे ख्याल में वो एक बेहतर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन था, और अब चूंकि बड़ी स्पॉटलाइट के अंदर है तमाम मामला, तो मेरे ख्याल में जो है वो सर ये मजीद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा कि अगर आप 8 फरवरी से पहले इंटर पार्टी इलेक्शन कर लेते तो पार्टी वैलिड हो जाती या उसको सिंबल का हक मिल जाता। अब मजीद 8 फरवरी के पास जाने के बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में तो आपको सिंबल या बहसियत पार्टी वोट हासिल करने का हक नहीं मिल पाएगा ना। पार्टी सिंबल का मतलब है कि बहसियत पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना। देखिए, आईन और कानून के मुताबिक तो ये सिंबल कभी जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी ये बड़ी कैटेगोरिकल राय है। मगर सर चीफ जस्टिस साहब ने ले लिया सिंबल, अब वो तो फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया, वो तो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का सर। अब चाहे टेक्निकल ग्राउंड्स पे लिया हो, मनोहन अमल करना है, मगर बिल्कुल कह सकते हैं कि ये फैसला गैर आईनी था, और मैं बिल्कुल ये बात कह भी रहा हूँ कि ये फैसला गैर आईनी था। ये बात कहना मेरा हक है, और ये बात कहने से तो मुझे नहीं कोई रोक सकता। मगर अलबत्ता मैं समझता हूँ कि ये अगर हमको 8 फरवरी से पहले दोबारा हो भी जाता तो देयर वाज नो वे कि वो बैलेट पेपर के ऊपर जो है वो बल्ला किसी तरह आता। तो मेरे ख्याल में एक बेहतर डिसीजन है कि इसको अब जनरल इलेक्शन के फौरी बाद जो है वो देख लिया जाए। और अच्छा है जी कि चले आपने तरीके साहब के साथ तो जो करना था कर लिया। अब जरा हम बाकी ये जो फैमिली पार्टीज हैं इनमें भी जरा हम देख लेंगे कि कैसे आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब और नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्ट होते हैं।
तो अच्छा है कि हमें भी जरा ग्राउंड मिल गया। सर वो तो आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आपके जो नामजद उम्मीदवार हैं उसको इलेक्ट होना मुश्किल होगा, इसलिए कि अकबर एस बाबर और ऐसे बहुत से अरकान हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको आप भी समझते हो कि आपके साथ हैं लेकिन अंदर से आपके साथ ना हो, वो तमाम अपनी नॉमिनेशन भी जमा कराएंगे, वोट भी पड़ेगा और मजीद अरकान को लेके आएंगे। आप नहीं समझते कि इसीलिए ओपनली अगर ये इलेक्शन कंटेस्ट हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो आपके लिए मुश्किल होगी अपने पसंदीदा नामजद उम्मीदवार को इलेक्ट कराना? अब बानी चेयर बानी पीटीआई होते तो बात और थी, लेकिन मेरे ख्याल में ये जमहूरियत का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो। और जहां तक अकबर बाबर साहब की बात है, आई कैन स्टेट दिस विद क्लियर अनएम्बिग्यूटी कि वो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्टी, so when he is not a part of the party neither he can stand up for an election, neither he can vote for it। मेरे ख्याल में ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये भी जमहूरियत का एक बड़ा। सर वो तमाम लोग जिन्होंने आपके खिलाफ बयान दिया सबको पार्टी से शो कॉज देके रिमूव कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल कर दिया, इसलिए कि चीजें फिर कोर्ट में जाएंगी सर, वो कहेंगे आपने शो कॉज ही नहीं दिया, बगैर शो कॉज के बगैर किसी टर्मिनेशन लेटर के आपने पार्टी। अच्छी बात है कि वो सिविल कोर्ट में जाएं ताकि सिविल कोर्ट एक दफा इस मामले को हल करे एविडेंस रिकॉर्ड कर और ये मामला जो है हल हो, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन फिर अपनी हदूद से स्टेप आउट कर और उस सर्टिफिकेट के मेरिट्स के अंदर भी जाए। मेरे ख्याल में तो अच्छी बात है दैट दे गो टू कोर्ट और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें आगाह कर रहे थे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।